नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका है हमारी प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में आपको आज OCR सोल्व करना सिखाएंगे। यह है हमारी कक्षा 4 और कक्षा 5 की प्रयास गणित कार्य पुस्तिका। इसमें हम आज आपको हमारा जो OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन एक इसको सोल्व करना सिखाएंगे। तो OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन जब आप अपनी कार्य पुस्तिका को जब आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसका पहले ही पेज में आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स गणित से रिलेटेड हमें इनको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों जल्दी से, प्यारे बच्चों, जल्दी से आप अपनी कार्य पुस्तिका ओपन कर लीजिए और अब हम आपको प्रश्न संख्या 1 से आपको सोल्व करना सिखाएंगे। किस प्रकार से आपको सोल्व करना है ये सब आपके सामने है, कैसे हमको सोल्व करना है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कार्य पुस्तिका को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास अपना पेंसिल और पेन अगर हैं तो वो लेकर के आप बैठ जाएं, क्योंकि अब हम सोल्व करने वाले हैं हमारी कार्य पुस्तिका। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न जो हमारे पास ये है, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से 26 से बड़ी संख्या है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, 26 से जो बड़ी संख्या होती है, इसमें देखिए पहला 22 दिया हुआ है, 22, उसके बाद 25 दिया हुआ है, 25, तीसरा दिया हुआ है 28 और चौथा दिया हुआ है 23। तो देखिए 22 जो है वो 26 से छोटी संख्या है, 25 भी जो है वो 26 से छोटी संख्या है, और लास्ट में 23 जो है वो भी 26 से छोटी संख्या है। तो हमें इसमें 28 जो है वो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, तीसरे बॉक्स के यहाँ पे सामने 28, 28, यह 26 से बड़ी संख्या है। तो हमें इसके अंदर राइट टिक मार्क करना है। अब आ जाइए हमारे दूसरे प्रश्न पर जो आपके इधर दिया हुआ है। 62 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो वो संख्या दी हुई है, डिजिट जो अंक दिया हुआ 2, उसका स्थानीय मान हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान लिखने के लिए, जैसे 2 का स्थानीय मान होगा तो 2 यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर है। इस 62 में, इस 62 में ये जो हमारा 2 है वो कौन से प्लेस पर, कौन से स्थान पर है, वो इकाई, और ये होता है दहाई, वंस और टेंस। तो यहाँ पर 2 जो है वो इकाई वाले स्थान पर है, तो इसका जो स्थानीय मान होता है वो 2 होता है। ठीक है। और 6 का स्थानीय मान हमें अगर लिखना होगा तो 6 का स्थानीय मान लिखने के लिए यहाँ पर 6 लिखेंगे, और इसके आगे एक डिजिट है तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। 2 डिजिट होंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक होंगे तो 3 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर 62 में 2 का स्थानीय मान जो होगा वो प्यारे बच्चों 2 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2। अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पर, और हम उसको पढ़ना है पहले। नीचे दिए गए रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक लिखा जाएगा? तो नीचे आपको देखो एक बॉक्स बना हुआ है, उस डिब्बे में कौन सा अंक लिखा जाएगा वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए बाकी की गई है, ऊपर आपको इकाई और दहाई, यानी दहाई वाले बॉक्स के अंदर आपको कोई संख्या आएगी जो आपको इसमें भरना है। यानी ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसमें से 37 घटाने पर आपके 19 आने चाहिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली इन, देखो ये इसमें से घटाया गया है, तो घटाया गया है तो हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाएंगे तो नीचे वाली आ जाएगी, आपके हल आ जाएगा। और हल हल में अगर आपको जो है जो घटा रहे हैं उसको अगर जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है।
ठीक है, इसको करने का दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, एक तो 6 में से 7 हमें घटाने हैं, तो 6 में से 7 नहीं घटते हैं, तो हमें यहाँ से एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर 9 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी एक संख्या है, उसमें से हमें एक यहाँ से हम लेंगे। ठीक है ना, तो एक लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16, तो 16 में से 7 गई तो 9। अब यहाँ से हमें एक घटा दिया गया है। ठीक है ना, एक पहले से हमने कम कर दिया है। अब यहाँ पर एक वो संख्या होगी जिसमें से 3 घटाने पर 1 आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर वो जो संख्या होगी वो संख्या 3 से तो बड़ी होगी। अब यहाँ से एक हमने पहले से ही 6 को दे दी है पन्ने। ठीक है, अब जो संख्या बची है उसमें से 3 घटाने पर 1 आ जाता है, तो यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाते तो 1 आ जाता है। ठीक है ना, और एक इस 6 को यहाँ पर 6 को पास वाली संख्या को दे दिया था, तो पहले कितना था यहाँ पर, तो वो था हमारे 5, यानी कि 5 में से 3 गए तो 5 में से 6 को 1 दे दिया, और अब यहाँ पर कितना बचा था 4, और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कौन सी संख्या होनी चाहिए, वहां पर हमारी संख्या होनी चाहिए थी 5। एक इसको करने का तरीका ये है। दूसरा करने का तरीका क्या है जो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, हमें घटाना है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या यहाँ लिखी हुई है 19, तो ये 19 और 37 यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली जब घटाएंगे तो आपके ये हल आ जाएगा, इसको हम कहेंगे हल, उत्तर। अब आपको जो संख्या हम घटाई 37 हमने घटाए थे, अगर इस 37 में हम 19 को जोड़ देंगे तो वापस ऊपर वाली संख्या आ जाती है। जैसे 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो होते हैं 16, तो 16 में का तो 6 हो जाएगा और एक हमारे पास बचेगा। इस एक को इस एक में जोड़ेंगे, एक और एक कितने हो गए 2, 2 में इस 3 को भी जोड़ना तो कितने हो गए 5, इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे। तो दूसरा इसको करने का तरीका हमारा इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो दो तरीके हमारे पास है इस सवाल को सोल्व करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, 7 दहाइयां प्लस 3 इकाइयां। तो देखो 3 इकाई वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारे 1 से लगा के 9 तक, ये हमारी इकाई वाली संख्या होती है। ठीक है, तो जब हम 1 से लगा के 9 तक की जो संख्या होती है उसको हम इकाई बोलते हैं। जैसे ही वो संख्या 9 से बड़ी होगी, यानी 10 आते ही वो दाही वाली संख्या हो जाती है। जैसे अब हमको इकाई और दाही सैकड़े का हमें अनुमान होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर होता है इकाई, उसके इधर वाली जो संख्या होती है वो होती दहाई, और इसके इधर वाली संख्या सैकड़ा वाली होती है। तो इकाई का इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये कह रहा है कि 7 दहाइयां प्लस 3 इकाइयां, यानी 3 इकाइयों को और 7 दहाइयों को जोड़ने पर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई की जगह जैसे मैं लिखता हूँ 3, अगर आपके पहले इकाई दहाई सैकड़ा लिखना है। अब इकाई में कितने दिया हुआ, कितना दिया हुआ, कौन सा अंक लिखा हुआ है, तो इकाई में आपके 3 लिखा हुआ, तो जैसे मैंने इकाई की जगह में लिख दिया 3। और दहाई में आपके क्या लिखा हुआ 7, तो मैं दहाई में मैं लिखूंगा 7। अब आपको यहाँ पर कौन सी संख्या बन रही है वो आपको देखिए, यहाँ पर जो संख्या बन रही है वो बन रही है 73। ठीक है ना, आपको पहले इकाई दहाई सैकड़ा लिखना है, और उसके बाद में कितनी इकाई है उसको इकाई के नीचे लिखना है, और कितनी दहाई है उसको दहाई के नीचे लिखना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 73 या 73। पांचवा प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवें प्रश्न में आपके यहाँ पर 10 का एक सिक्का दिया हुआ है, उसके बाद में भी 10 का एक सिक्का दिया हुआ है, और एक 5 रुपए का सिक्का दिया हुआ है। ईसा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देकर एक चीज खरीदी, यानी 10 का एक सिक्का है उसके पास, एक 10 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं और एक 5 रुपए का सिक्का है। तो ईसा एक लड़की का नाम है। जैसे आप सपोज कीजिए आप एक ईसा हैं, आपने ऊपर दिए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देकर एक चीज खरीदी। नीचे देखो 4 चीजें दी हुई है, पेन दिया हुआ है, एक टॉय दिया हुआ है, एक बैग या पुस्तक दी हुई है, और आगे एक कार दी हुई है। ठीक है ना, तो एक दुकानदार को देकर एक चीज खरीदी ईसा ने, और वो चीज खरीदी है इन सभी ऊपर दिए गए पैसों को मिला करके। ठीक है ना, तो आपके क्या क्या दिया हुआ है, एक आपको पेन दिया हुआ है, ये पेन के यहाँ पर कितना लिखा हुआ 25 रुपए। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा टॉय दिया हुआ है, इसके यहाँ पर इसके जो है ना पर्ची लगी हुई, देखिए यहाँ पर इसकी रेट लिखी हुई है वो है 35 रुपए।
उसके बाद में एक और आपको दिया हुआ है, वो है आपकी एक बुक दी हुई है जो 40 रुपए की है। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो दिया वो एक कार, टॉय कार है जो 55 रुपए की है। तो यहाँ पर आपके इन तीनों रुपए से मिला करके, जब इन तीनों सिक्कों को मिला करके इन चारों में से हमें कौन सी चीज हम खरीद सकते हैं वो आपको इसमें बतानी है। तो देखिए, हम पहले इन सिक्कों को जोड़ेंगे। 10 रुपए का एक सिक्का और 10 रुपए का एक सिक्का कितने हो गए? 20 रुपए। और 20 रुपए में हमें 5 रुपए का एक सिक्का और जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो यानी आपको 10 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए इनको जोड़ना है। इधर कुछ भी नहीं, तो हम चाहें तो हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है, तो ये हमारे हो जाएंगे, देखो जीरो और जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। तो हमारे पास कितने हो गए? 25 रुपए। तो मुझे अब ये बताओ कि इन चारों चीजों में से कौन सी चीज को जो है हम 25 रुपए में खरीद सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहली जो चीज है यहाँ पर वो है हमारे पेन। इसकी कीमत कितनी लिखी हुई है? 25 रुपए। यानी कि हम यहाँ पर पेन को खरीद सकते हैं। बाकी हमारे तीनों जो चीजें दी हुई है, 35 रुपए, 40 रुपए और 55 रुपए, ये तीनों 25 रुपए से ज्यादा की है, तो हम इनको नहीं खरीद सकते। तो आपके जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा हमारा पहला, पेन खरीद सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे छठे नंबर का जो प्रश्न है, छठा प्रश्न जो है वो है, तीलियों के एक बंडल में 10 तीलियां हैं। यानी एक बंडल में आपके 10 तीलियां, यानी कि जो पहला जो बंडल दिया हुआ है आपके पास ये वाला, इसमें 10 तीलियां हैं। तो इन चारों बंडल में, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, इन चारों में आपकी कितनी कितनी तीलियां हो जाएगी? 10-10 तीलियां हैं। तो बताइए चित्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग तीलियां दी हुई है, 4 है ना। ये कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ये 4 तीलियां आपके इसमें दी हुई है। अब आपके 10-10 तीलियों के बंडल देखिए, इनको बांध रखा है, इसमें कुल कितनी तीलियां हो जाएगी? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो यहाँ पर कितने बंडल हो गए? तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 बंडल में कुल कितनी तीलियां हो जाएगी बताइए? शाबाश। तो 4 तीलियों में हमारे हो जाएंगे कितनी तीलियां? 10, 20, 30 और 40। तो 40 तीलियां हो गई हमारे चारों बंडल में। उसके बाद खुली हुई जो तीलियां हैं, जो ओपन है, खुली हुई है, उनको भी हमें इसके आगे 40 के बाद में 4 तीलियां हमारे पास खुली हुई है, तो 40 के बाद हमें 4 तक गिनती काउंट करनी है, बोलनी है। तो बोलिए मेरे साथ, 40 के बाद 41, 42, 43 और 44। तो कितनी तीलियां हो गई हमारे पास? 44। तो इसमें 44 कहाँ लिखा हुआ? 44 यहाँ पर ये ए में 8, यानी 8, 40, 44 और 50। यानी हमारा तीसरे नंबर का जो प्रश्न होगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। तो आप भी जल्दी से अपनी वर्कबुक में जल्दी से जहां पर 44 लिखा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी राइट मार्क कर दीजिए और अपने उत्तर को सही कर लीजिए। चलो हम अब आगे आते हैं हमारे 7वें नंबर के प्रश्न पर। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा 4 इंटू 2 के बराबर है? तो 4 इंटू 2 के बराबर हमें करना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 4 गुब्बारे दिए हुए हैं, सॉरी गुब्बारे नीचे दिए हुए हैं ना, इन गुब्बारों में से 4 इंटू 2 के बराबर करना है। तो देखो 4 इंटू 2 का मतलब कितना होता है? 4 को 2 से गुणा करना है। 4 इंटू 2 का मतलब होता है 4 को 2 से गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। अब मुझे प्यारे बच्चों बताओ, इन चारों में से किसके अंदर या किसमें 8 आपको गुब्बारे दिख रहे हैं? तो पहले में आपको यहाँ पर 2 गुब्बारे दिए हुए हैं, दूसरे में आपके कितने गुब्बारे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 4 गुब्बारे हैं। उसके बाद तीसरे में देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 गुब्बारे हैं। और लास्ट वाले में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारे इसमें 8 गुब्बारे हैं, तो हमें इसके अंदर करेंगे राइट मार्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें राइट मार्क करना है। चलो आ जाते हैं, हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला देखो, इन गेंदों को 4-4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे? तो देखिए हमें इन
गेंदों को 4-4 के समूह में बांटना है। तो 4-4 के समूह में बांटना यानी कि जैसे मैंने पहला समूह बना दिया 4 गेंदों का, ये हमारा हो जाएगा पहला एक समूह, उसके बाद ये दूसरा एक समूह और उसके बाद ये तीसरा एक समूह हमने बांट दिया। बताओ कितने समूह बन गए इसके? ये हो गए 1 2 और ये हमारा 3। तो इसमें कौन सा सही है? चौथे नंबर वाला जो है वो हमारे, इसके ऊपर हमें राइट मार्क कर देना है। ठीक है ना? कितने समूह बनेंगे? तो 3 समूह बनेंगे 4-4 के, तो 12 हो जाएंगे। लेकिन हमें 12 नहीं करना है क्योंकि गेंदों की संख्या तो कितनी है? 12। लेकिन समूह कितने बनेंगे? हैं 4-4 के हमें समूह बनाने, यानी हमें 3-4 एक थैली में हमें 4 गेंदे डालनी है। तो कितनी थैलियों में हम इकट्ठा कर सकते हैं चारों को? 3। तो हमारे इसमें हो जाएंगे 3। चलो प्यारे बच्चों, हम अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हल करो प्रश्न संख्या 9, और वो हमारे यहाँ लिखा हुआ है हल करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें देखो क्या कौन सा निशान दिया हुआ है? यहाँ पे जोड़ का निशान, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 3 इंटू, यानी बताओ मुझे इसमें 3 कितनी बार लिखा हुआ है? पहले इसमें जब जोड़ेंगे तो तीनों कितने बार लिखा हुआ है, गिनो इनको। 1 2 3 4। तो 3 कितनी बार आया इसमें? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है ना? अब बताओ इस खाली स्थान में हमने कितना लिखा? 4। तो बताओ इसमें चारों बॉक्स के में से किस में राइट मार्क करेंगे? हम करेंगे 4 वाले में। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। अब अगला प्रश्न हमारा 10, इनमें से क्या 5 × 7 के बराबर है? 5 × 7 के बराबर है। देखो पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था? 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 को हमने 4 बार जोड़ा था, तो 3 × 4 किया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 5 × 7। 5 × 7 का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? 5 × 7 का मतलब कितना होता है? 5 × 7, यानी हमें इसमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो या तो 5 को 7 बार लिखेंगे या 7 को 5 बार लिखेंगे। या तो आपके कौन सा सही होगा? 5 को 7 बार लिखेंगे, 5 को 7 बार जोड़ेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी 5 को 7 बार। क्या इसमें 5 को 7 बार लिखा हुआ है? देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 5 बार है। जबकि हमें 5 को कितनी बार लिखना था? 7 बार। तो इसमें 5 को 7 बार नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो हमें 7 को कितनी बार लिख सकते हैं? 5 बार। तो बताओ इसमें 7 और 5 बार है क्या? इसमें गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 7 को 5 बार लिखा, हम चाहे तो 5 को भी 7 बार लिख सकते हैं, तो भी आपका उत्तर सही होगा। 5 7 है 35, 35 आएंगे। और अगर नहीं है तो 7 को हमने 5 बार, तो हमारे 7 को 5 बार लिखा हुआ है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हमारे प्यारे बच्चों आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और उस प्रश्न संख्या, उसकी प्रश्न संख्या है 11। तो 11 में देखो, अर्जुन पेंसिल बॉक्स से एक सीडी को माप रहा था। अर्जुन क्या कर रहा था? पेंसिल बॉक्स से एक सीडी को माप रहा था। जैसे ये एक सीडी है और ये पेंसिल बॉक्स से इसको माप रहा था। सीडी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होगी बताओ? तो जैसे आपके यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स दिया हुआ नीचे, ये वाला, ठीक है, यानी कि इस एक का मतलब जो है यहां से लगा के यहां तक हो गया। तो हमें इसको कितनी बार नापना पड़ेगा? कितने बॉक्स के बराबर होगा बताओ? सीडी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होगी बताओ? तो ये 1, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका राइट आंसर होगा 9। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। देखिए दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तुला दिया हुआ है। इसको, ये जो आकृति है, ये आकृति किसकी है? एक तराजू की है, एक तुले की है। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं
तो वो दुकानदार हमको कोई भी सामग्री या सामान देता है तो इस तराजू में तोल करके देता है। हमें इस तराजू के लिए हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तराजू के एक पलड़े में, देखो कोई ये तराजू है ना, तो इनके दोनों ओर क्या होते हैं, पलड़े। ये एक पलड़ा होता है और ये दूसरा पलड़ा होता है, तो इनको हम बोलेंगे पलड़े। एक इसके कितने, एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं बताइए आप? दो, वेरी गुड। तो एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं? दो। एक पलड़े में बाट रखा जाता है और दूसरे पलड़े में जो सामान हम खरीदेंगे उसको तोला जाता है। तराजू के एक पलड़े में सेब और दूसरे में आम है। एक में तो सेब है और एक दूसरे में आम। यदि सेब का वजन 83 ग्राम है, यानी 83 ग्राम है, यानी सेब का वजन कितना है, इधर आपके 83 ग्राम है, तो आम का वजन कितना हो सकता है? आप बताइए जल्दी से, क्योंकि आप बताओ मुझे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेब है उसका वजन कितना है, 83 ग्राम है, तो आम का वजन कितना हो सकता है बताओ? क्योंकि अब यहाँ पर देखो 75 ग्राम, 83 ग्राम, 94 ग्राम या 100 ग्राम। अब चारों में से आपको एक उत्तर सही बताना है। तो अब आप मुझे सोच करके बताइए कि तराजू के एक पलड़े में सेब है और दूसरे में आम है। यदि सेब का वजन 83 ग्राम है तो आम का वजन कितना हो सकता है? अब चारों में से एक उत्तर आपको बताना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे सेब जो है वो क्या है, नीचे है, और आम क्या है, आम का पलड़ा ऊपर चला गया है। इसका मतलब सेब का वजन क्या है, ज्यादा है। सेब का वजन ज्यादा था तो उसने आम को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और सेब नीचे आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे सेब का वजन क्या हो सकता है, सेब का वजन तो है ज्यादा और आम का वजन क्या है, इसलिए आम ऊपर चला गया। तो इसका मतलब हमारे सेब का जो 83 ग्राम का जो वजन है उससे आम का वजन क्या होगा, कम होगा। अब बताओ कौन सा सही है इसमें से? 75 ग्राम, यानी 75 ग्राम होगा। 83 ग्राम, देखो अगर ये 83 ग्राम होता आम भी, तो दोनों पलड़े क्या होते, न तो ऊपर होता न नीचे होता, तो दोनों बराबर होते। 94 ग्राम होता, अगर मान लो आम 94 ग्राम का होता तो फिर इस तराजू के अंदर क्या होता, ये तराजू आपका ऐसा हो जाता है ना। और अब ये कह रहा 100 ग्राम का होता तो भी ये तराजू कैसा होता, ये आम नीचे वाला होता और सेब ऊपर वाला होता। इसका मतलब हमारा जो 75 ग्राम है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न। 48 कॉपियों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। देखो बच्चों, हमारे गुरुजी हमारे 48 यानी 48 कॉपियां लेकर के आए और आपकी कक्षा में 8 बच्चे बराबर बराबर 8 बच्चे हैं और उनमें बराबर बराबर इनको बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेंगी, बताओ। तो अब आप मुझे बताओ, आपकी कक्षा में 8 बच्चे हैं और 8 बच्चों को बराबर बराबर आपको कॉपियां बांटनी है, तो 48 कॉपियां होनी चाहिए। तो अब ऐसे सवाल में हमें क्या करना है कि जो 8 है ना, इस 8 की टेबल बोलनी है, 8 का पहाड़ा बोलना है, हमारे 48 आ जाने चाहिए। तो 8 का पहाड़ा कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे कि 48 आ जाएंगे? तो हमारा टेबल बोलेंगे 8 एकम 8, 8 दू 16, 8 तरी 24, 8 चौक 32, 8 टू 40, 8 टू 40 और 8 छः 48। तो 8 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला कि 48 आ गए, 6 बार। तो यहाँ पर 6 कहाँ लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर, तो इसका चौथा वाला हमारे सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हमारा 14वें नंबर का प्रश्न। इस वस्तु का आकार, आपको देखो नीचे एक चित्र दिया हुआ है और ये क्या है, यह एक कोण है जिसमें हम आइसक्रीम की क्रीम डाल के खाते हैं। ठीक है। आपने इसको कहाँ कहाँ देखा, आपने मेले में देखा होगा, आपके गली मोहल्लों के अंदर कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो उसको देखा होगा, आइसक्रीम इसके अंदर आपने खाई होगी।
इस वस्तु का आकार निम्न कौन सी वस्तु के आकार जैसा है? तो नीचे आपको देख करके चारों में से कोई एक चीज ऐसी बतानी है जो इसके जैसी आपको हूबहू दिख रही हो। तो देखिए बेलन, ये बेलन इसके जैसा नहीं है, ये फुटबॉल भी इसके जैसा नहीं है क्योंकि ये फुटबॉल तो गोल होता है। देखिए बॉक्स भी इसके जैसा नहीं है, तो कौन सा सही है? देखिए ये आकृति इसके जैसी है, हो रही है कि नहीं है? ये देखो ये वाली है ना, तो ये हमारे कौन सा सही होगा? पहला वाला सही होगा। उसके बाद आ जाइए हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न 15वां, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है। तो देखो भिन्न किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो देखो इसको हम पढ़ेंगे 1/5, इसको हम बोलेंगे 2/5, इसको बोलेंगे 3/5 और इसको बोलेंगे 4/5। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास एक गन्ना है, ये आपका एक गन्ना हो गया, ठीक है, या गन्ना नहीं लीजिए तो जैसे आपने कोई एक गोल रोटी आपके पास है, ये जैसे आपके पास क्या एक गोल रोटी है, इस गोल रोटी के आपने हिस्से करने हैं। नीचे कितना लिखा हुआ है? 1/5, यानी 5 हिस्से आपको इसके क्या करना है? 5 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। 5 बराबर बराबर हिस्से आप कैसे करेंगे? वो आपकी जैसे आपको इच्छा है वैसे इसके 5 बराबर बराबर हिस्से करना है। ये जैसे 1 2 3 4 और या इसके हो जाएंगे ये 5 बराबर हिस्से हो गए। इसमें से जैसे मान लीजिए एक आपने इसने खाया, दो इसने खाए, 3 इसने खाए और चौथा इसने 4 इसने खाए। तो सबसे छोटा भिन्न का मतलब सबसे कम कौन खा रहा है बताइए? पहले ये खा रहा है 1/5, यानी 5 में से एक हिस्सा इसने खाया, 5 में से 2 हिस्से इसने खाए, 5 में से 3 हिस्से इसने खाए और 5 में से 4 हिस्से इसने खाए। तो सबसे कम कौन खा रहा है? 5 में से 1, तो यानी 1/5 जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसमें राइट मार्क करना है। यानी कि देखो सब में 5-5 हिस्से सबने कर दिए। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन चारों में से? पहले वाली, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा पहला OCR जो आपके सामने मैंने करवा दिया है। तो इसको आप अपनी वर्कबुक में इसको अच्छे से करना है और इसके जैसे सवालों को आपको अच्छे से दोहराने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन फर्स्ट। कल हम आपको वापस मिलेंगे, हम आपको आधार रेखा मूल्यांकन 2 को कैसे करना है, ठीक है। धन्यवाद।